मेरा हिंदी इतना फ्लुएंट अच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा बहुत कि अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा बोल रहे हैं। शायद हमारी गुजराती लैंग्वेज में बोलते हैं बावा हिंदी। क्यों सरदार आपका इंटरेस्ट का टॉपिक रहा? सरदार पटेल साहब का जो कृतित्व है वो इतना विशाल है कि जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। संपूर्ण भारत को यदि समझना है तो बिना सरदार को समझे आप भारत को नहीं समझ सकते। सरदार स्वयं अपने बारे में सब कुछ जानते थे। उन्होंने एक जगह कहा कि मेरे को एक आदत है कि मैं वहां पर पैर नहीं रखता जहां से मुझे हटाना पड़े, और जहां मैं पैर रख देता हूं वहां से मैं हटाता नहीं। 562 रियासतों की मुझे बात करनी है, उसका कुछ ऐसा बताइए जो लोग नहीं जानते। बहुत कठिन कार्य था। सबसे बड़ी अहिंसा का प्रमाण दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि बिना एक भी राजा को मारे और सारे रजवाड़ों को समाप्त कर दिया। शायद आप सरदार फिल्म में भी देखेंगे कि एक दंगा था तो वहां पर गए तो एक व्यक्ति होता है वो उनके सर पर थूक देता है और सरदार साहब कंधे में डाला हुआ अंगोछा उठाते हैं और उसको पोंछते हैं और बड़े सहज भाव से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, कम से कम एक भाई ने तो गुस्सा थूक दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात आई तो अस्पृश्यता को संविधान में सरदार पटेल ने ही रखकर तीसरे अधिवेशन में रखकर उसको समाप्त करवाया। लेकिन बोला तो ये जाता है कि संविधान तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। ये चंद्र लोग अपने निजी फायदे के लिए महापुरुषों की राजनीति करते हैं। हमारे गुजरात में पाटीदार आंदोलन हुआ, बाद में बहुत सारे युवा राजनीति में आए। आंदोलन शुरू करने वाला बंदा भी अभी राजनीति में अभी धारासभ्य बन गया है। बातें सब करते हैं, लेकिन सरदार के बारे में जान के उससे जैसा बनना नहीं चाहते। कोई बोलते हैं समाज को ये दान दिया, समाज को वो दान दिया, लेकिन उसके बदले में कुछ तो लेते हैं। सरदार के बारे में जो कुछ नहीं जानते वो सरदार का धंधा कर रहे हैं, और सरदार मानने की चीज नहीं है, सरदार जानने की चीज है। सरदार का नाम लेकर आप राष्ट्र को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने की बात नहीं कर सकते। सरदार ने हमें क्या दिया, सरदार ने, अभी आपने पूछा कि लोग कहते हैं कि उन्होंने क्या दिया क्या दिया। अरे आपने राष्ट्र के लिए क्या दिया? आपने क्या किया राष्ट्र के लिए? सरदार बनने के लिए पहले आपको त्याग की भावना होनी चाहिए और उसमें निजता का त्याग हो जाना चाहिए। सरदार के सरदारत्व में मणिबेन का बहुत बड़ा योगदान है। पूरे विश्व पटल में मणिबेन जैसी बेटी दूसरी नहीं है। पूरा जीवन उसने राष्ट्र और पिता की सेवा के लिए त्याग दिया। नमस्कार, त्रिशूल टॉक शो के और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप सोच रहे होंगे हम हिंदी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास जो गेस्ट आए हैं, हम हर बार जिनकी बात करते हैं, जिन्होंने समाज को कुछ दिया है, समाज से अलग उठ के कुछ अलग किया है, उनके बारे में बात करते हैं। आज हमारे पास ऐसे ही एक राष्ट्रीय लेखक आए हैं, राष्ट्रीय तत्वचिंतक आए, इतिहासकार आए और बहुत अच्छे अभ्यासु जिन्हें बोलते हैं एजुकेशनलिस्ट, वैसे गेस्ट आए जिन्होंने कोई नहीं कर पाया ऐसा एक काम किया है, जिस काम को अभी तक पूर्ण नहीं किया है, अभी तक शुरू है और अनंत काल तक वो शुरू भी रहेगा। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर सत्येंद्र पटेल जी, जिन्हें प्रखर के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर साहब, सत्येंद्र भाई, आपका स्वागत है त्रिशूल टॉक शो में। थैंक यू। आपके सभी श्रोताओं को जय सरदार। और बहुत अच्छा है और मैं यहाँ आया, मुझे मौका दिया आपने बोलने के लिए। मेरा हिंदी इतना फ्लुएंट अच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा बोल रहे हैं। शायद हमारी गुजराती लैंग्वेज में बोलते हैं बावा हिंदी। कुछ शब्द ऐसे आ जाएंगे तो पहले से क्षमा प्रार्थी हो दर्शकों का और आपका। आपके कुछ पुस्तकों के मैंने नाम गूगल सर्च से पढ़े, आपके साथ कल मुलाकात हुई, मुझे जानने को मिला कि आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान भारतवासी तक पहुंचना चाहिए। जिन व्यक्तित्व के बारे में आपने लिखना शुरू किया है, अभी तक आपने 6 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी है, 3 महाकाव्य लिखे हैं, वो व्यक्ति है सरदार। नाम ही ऐसा है, इतना बड़ा है कि उसके बारे में कुछ भी लिखे वो छोटा कहा जा सकता है। और एक और बहुत इसमें खास इंटरेस्टिंग बात यह है कि 26 प्रकाशित रचनाओं में जो 6 रचनाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब पर लिखी हैं, हर पुस्तक के शुरुआत में या अंत में मैंने एक बात लिखकर क्षमा भी मांगी है अपने प्रिय सुधी पाठकों से कि सरदार पटेल साहब का जो कृतित्व है वो इतना विशाल है कि जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। तो मैंने हर उसमें ये बात कही है कि
सागर को गागर में नहीं भरा जा सकता। हर बार कुछ कमी रह जाती है, हर बार कुछ रह जाता है, और इसी के क्रम में वो ये सागर जितनी बात हम आज छोटे से एक वार्तालाप में पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बात जाननी है सरदार के बारे में। देश के बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद देश के लिए कुछ ना कुछ किया। कुछ लोगों ने उनके समाज के लिए किया है, कुछ लोगों ने उनके धर्म के लिए किया है, लेकिन सरदार एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने कोई जात पात नहीं देखा, कोई धर्म ज्ञाति नहीं देखी, सबके लिए किया है। उसके बारे में चर्चा की शुरुआत करनी है, लेकिन ये चर्चा शुरू हो उससे पहले क्यों सरदार को आपने सिलेक्ट किया आपके अभ्यास के लिए? क्यों सरदार आपका इंटरेस्ट का टॉपिक रहा? सरदार पटेल साहब ने जो देश के लिए किया वो तो सब जानते हैं, लेकिन आपने उनको पसंद किया, उसके बारे में लिखना शुरू किया। उसका मुझे इतिहास में जाना है कि डॉक्टर सत्येंद्र पटेल जी का इतना इंटरेस्ट का टॉपिक क्यों रहा? वैसे तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, हिंदी साहित्य सा मेरा कोई वो नहीं था, पर 1999 में अक्टूबर का महीना था। एक हमारे एक एडीएम साहब होते थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, पीसीएस अधिकारी थे, श्री राजकुमार सचान होरी साहब, अच्छे साहित्यकार हैं वो। उनसे जुड़ने का मौका मिला और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों पर आधारित एक मैगजीन, मासिक पत्रिका की शुरुआत की गाजियाबाद से, पटेल टाइम्स। उसमें मैं पाठक के रूप में जुड़ा। जब मैंने पढ़ा तो फिर मैं इलाहाबाद रह रहा था उस समय, तो मैं वहाँ की लाइब्रेरी चला गया। तो उसके पहले मैंने बहुत लोगों को पढ़ा था, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा था, महात्मा गांधी जी को पढ़ा था, जवाहरलाल नेहरू, बहुत से जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, और उसके पहले 1857 में भी जिनका पार्टिसिपेट था। लेकिन सरदार एक ऐसा चरित्र लगा कि बस मैं पढ़ना शुरू किया तो पढ़ता गया और डूबता चला गया। अब क्या, आगे क्या, कैसे क्या। तो एक सरदार एक कंप्लीट फिलॉसफी है। भारत को यदि जानना है, संपूर्ण भारत को यदि समझना है, तो बिना सरदार को समझे आप भारत को नहीं समझ सकते। वो एक ऐसा चरित्र है जो साधारण से किसान के परिवार में पैदा होते हैं, और जो भी करते हैं वो उसका उत्कृष्ट लेवल पर करते हैं, एक कीर्तिमान लेवल पर करते हैं। पढ़ाई करते हैं तो, छात्र जीवन में राजनीति किया तो, और जब वो स्वदेशी के संकल्प में आए तो उस पूरे देश को उस स्थिति से ले जाकर और एक अखंड भारत के निर्माण की स्थिति तक पहुंचाना हर तरफ से, तो सरदार पटेल एक कंप्लीट फिलॉसफी है। ऐसा कोई पात्र नहीं है, सबका योगदान है, कम ज्यादा की बात नहीं, पर सरदार अतुलनीय है। उनकी तुलना करना, उनके कद को छोटा करना, उन्हें जातीय आंकड़े से देखना, उन्हें धर्म में देखना, उन्हें क्षेत्र में देखना, भाषा में देखना, प्रांत में देखना, ये उनके सम्मान के साथ गुस्ताखी है। आपने लिखना चालू किया, उससे पहले आपका अभ्यास हुआ, आपने हमारे साथ थोड़ा बहुत वार्तालाप हुआ, लेकिन आपने जो अभ्यास किया ना, वो बोलता है कि आप एक एनसाइक्लोपीडिया हो। बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारी डिग्रियां आपने ली हुई है, उसके बारे में मुझे जानना है। इतना सब सब्जेक्ट में जाने का इंटरेस्ट क्यों आपको? एक्चुअल में मैंने बताया ना, भारत जो है ना, अनेकता में एकता। भारत विविधताओं का देश है। भारत की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ के मान्यताएं सब अलग अलग हैं। तो ज्ञान का कोई अभिमान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान वहीं से समाप्त हो जाता है। व्यक्ति पूरे जीवन सीखता है, और मैं भी सीख ही रहा हूँ। और ये जो पढ़ाई की बात हो रही है, तमाम सारे डिग्री की, तो ये तो खर्चे की रसीदें हैं, हिसाब लगाने के लिए कितना पढ़ाई में, लेकिन मिला क्या? आज हम जहाँ हैं, आज भी भटक ही रहे हैं। आज हर कोई कुछ ना कुछ खोज रहा है, कोई रोजगार खोज रहा है, कोई सुरक्षा खोज रहा है। तो हमारी एक टीम है जो आदरणीय चिराग भाई आपके यहाँ के ही हैं, बिरमगाम के, और उन्होंने जो है ना पाटीदार अनामत आंदोलन में भी उन्होंने भूमिका निभाई, लेकिन जब वो आगे मिशन अलग हुआ तो बैक हुए। पूरे राज्यों में घूम रहे हैं, और हम लोग भी जा रहे हैं साथ में, मित्र हैं हमारे वो। तो हमारी संकल्पना क्या है? 10 सरदार मिशन, जो अलग अलग छोटे छोटे संगठन मिलकर काम कर रहे हैं, जो सरदार प्रेमी हैं, जो सरदार को जानना चाहते हैं या सरदार के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, उन सबको जोड़ना चाहते हैं हम। जब सबका लक्ष्य एक है, तो आखिर हम एक साथ मिलकर क्यों नहीं काम करते हैं, ताकि हम व्यापक रूप में उस कार्य को कर पाए। आप इतने अभ्यासु है, मुझे जानना है सरदार को,
आपने पहले ही बोल दिया कि सागर को गागर में नहीं नहीं समा नहीं सकते, नहीं नहीं लेकिन हम बराबर। प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा सरदार की वो बातें जो सब नेताओं से अलग बनाते हैं। सरदार पर 278 पुस्तकें अब तक जो लिखी गई हैं, अलग अलग उस पर लिखी गई हैं, उसमें बहुत सी पुस्तकें अब नहीं मिलती हैं, उनका प्रकाशन बंद हो गया है। सरदार को पढ़ने के लिए जो हमारे जीवन के मूल्य हैं ना, त्याग, निष्ठा, प्रेम, समर्पण, संकल्प, तो सरदार को पढ़ने के लिए एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर त्याग को आपने पढ़ना शुरू किया तो फिर सरदार के त्याग को पढ़ लें। सरदार की प्रशासन जो क्षमता थी, वो जन्मजात प्रशासक थे, प्रशासन को पढ़ना है तो फिर एक एक उनके मूल्यों के, जो जीवन के मूल्य हैं, उन मूल्यों को अगर आधार बनाएंगे तो ही आप सरदार को समझ पाएंगे, अन्यथा सरदार को समझा नहीं जा सकता। इतना आसान नहीं है। सरदार का जन्म हुआ, मैं इतिहास, गुजरात के इतिहास की बात आपको शेयर करना चाहता हूँ। सरदार का जब जन्म हुआ, उनके पिता सोमेन संप्रदाय से जुड़े हुए थे, झवेरभाई। झवेरभाई को एक सोमेन संप्रदाय के महान संत हो गए शास्त्री जी महाराज, उन्होंने बोला था, आपका कोई भी संत होता है वो उसके शिष्य के बच्चे को बोलता है तेरा बच्चा अच्छा धर्म में आगे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने बोला था तेरा बच्चा राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा करने वाला है और राष्ट्र में सबसे बड़ा बनेगा। और राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा वो आदमी बन भी गया, सरदार पटेल साहब। उनके बारे में बहुत बातें बोली जा रही है। 562 रियासतें इकट्ठा की और बिना किसी संघर्ष के, ये मैं बात मान नहीं सकता, बिना संघर्ष के कोई भी काम संघर्ष के बिना खत्म नहीं हो सकता। उस इतिहास में मुझे जानने का इंटरेस्ट है कि सरदार पटेल ने क्या शांति से ही सब रियासतें इकट्ठा की थी? क्योंकि हमारे भावनगर से शुरुआत हुई थी, कृष्णार्पण कृष्ण कुमार सिंह जी ने किया था, लेकिन सब ऐसे राजा नहीं हो सकते। तो कुछ वो ऐसी बातें बताइए जो सरदार की पराक्रमता जो बोलते हैं, बहादुरीता बोलते हैं, उसके बारे में। देखिए, एक बात आपने स्वामी नारायण संप्रदाय से ली कि किसी ने कहा था, एक्चुअल में हमारा भारत आज भी भविष्यवाणियों से ऊपर नहीं उठ पाया। बुद्ध की को भी भविष्यवाणी की ज्ञानियों ने कि वो महाराजा बनेगा या फिर ये बनेगा। सरदार पर भी किसी ने भविष्यवाणी की, ये सब गलत बात है। मैंने सरदार को जितना पढ़ा ऐसा कुछ नहीं। एक लाइन पर मैं कह सकता हूँ, धर्म जो है या आपकी जो भी संप्रदाय है, जो भी मान्यता है, ये आपके लिए, आपके ऊपर इसको जब भी आप उठाओगे तो फिर दूसरे के लिए दिक्कत है, दूसरे की स्वतंत्रता बाधित होती है। सरदार पर कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, सरदार स्वयं अपने बारे में सब कुछ जानते थे। उन्होंने एक जगह कहा कि मेरे को एक आदत है कि मैं वहां पर पैर नहीं रखता जहां से मुझे हटाना पड़े, और जहां मैं पैर रख देता हूं वहां से मैं हटाता नहीं। इट मीन्स कि उन्हें पता था कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये व्यक्ति की स्वतः चिंतन से आता है। सरदार साहब को ये बात पता थी, किसी ने उनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं किया। ऐसा किसी भी डॉक्यूमेंट्स में मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। आपके यहाँ जनश्रुतियां होंगी ऐसी कि सरदार साहब सभी धर्मों पर आस्था रखते थे और किसी धर्म को नहीं मानते थे। उनके लिए राष्ट्र धर्म, उससे बड़ा मानव धर्म ही सर्वोपरि था, और वही होना चाहिए। वही होना चाहिए। राष्ट्र हमारा जो है ना, वो लोकतांत्रिक देश है और अनेकता में एकता को समाहित किए हुए है। तो सरदार पटेल ने ये भी कहा था कि वो जो है ना, भाषा के आधार पर प्रांतों का बंटवारा बहुत खिलाफ थे और अपने जीवन काल में नहीं होने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण पागलपन है। ऐसी सोच को उन्होंने पागलपन कहा जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लोग बात करते हैं। तो इसलिए सरदार के कद को और जो है ना, आम जनमानस तक जो है ना, गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। सरदार के कार्यों का सही स्वरूप आम जनमानस तक नहीं पहुंच रहा है, और इसीलिए, और एक मैं बात फिर से कहना चाहता हूँ, यदि भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहले नंबर पर आना है तो सरदार एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सरदार के रास्ते ही भारत को हम जो है ना, लोखंडी बना सकते हैं और विश्व शक्ति बना सकते हैं। 562 रियासतों की मुझे बात करनी है, उसका कुछ ऐसा बताइए जो लोग नहीं जानते। बहुत कठिन कार्य था, और उतने कम समय में, क्योंकि जब सत्ता हस्तांतरण हो रही थी, देश आज़ादी की बात आ गई थी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान को और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। तो उस समय की जो परिस्थिति थी वो ये थी कि जितने भी रियासतें थी, ये भारत के पक्ष में जाना चाहे तो भारत के साथ जाएं,
पाकिस्तान के पक्ष में जाना चाहें तो पाकिस्तान के पक्ष में जाएं, और किसी के साथ नहीं जाना तो इंडिपेंडेंट रहें। ऐसा परिस्थिति जो है ना उस समय पैदा हो गई थी पूरी, और ऐसा बनाया गया था कि ताकि भारत पूरी तरह से बिखर जाए। वो सरदार साहब की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि भारत का एकीकरण संभव हुआ। वो उनकी सोच थी, किसी और का ध्यान इधर नहीं था। जब बात गृह विभाग की आई और पहली बार अंतरिम सरकार में जब मुस्लिम लीग के साथ जो है ना सत्ता में आए, मजबूरी हुई है, कहीं परिस्थिति बनी, तो जिन्ना ने कहा था कि मुझे होम मिनिस्ट्री चाहिए। सरदार पटेल ने कहा कि होम मिनिस्ट्री आपको नहीं दी जा सकती। वो जानते थे कि वो इसका क्या दुरुपयोग करेंगे, और किया भी। विधि मंत्री के रूप में, सॉरी, वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने किया भी उसका दुरुपयोग। जितने भी कांग्रेस को या स्वतंत्रता आंदोलन को सपोर्ट करने वाले तमाम व्यवसायी थे, उनको टारगेट करके जो है उनको नुकसान किया गया उनके द्वारा। तो सरदार जानते थे कि अगर गृह विभाग इनको मिला तो ये भारत को बहुत नुकसान करेंगे। इसलिए सरदार ने कहा कि नहीं, वो रिजिड हो गए। उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं दिया जा सकता, और वो अपने पास रखा। और देसी रियासतों का विभाग एक बनाया गया, जिसे बीपी मेनन ने के जो अनुभव थे वो सरदार के बहुत काम आए। और फिर उन्होंने जो एकीकरण का अभियान शुरू किया, तो वो बहुत बहुत आप ये समझिए कि क्या जादूगर रहे होंगे वो, कैसे उन्होंने कहा होगा। और सही अहिंसा की बात अगर कहें तो सबसे बड़ी अहिंसा का प्रमाण दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कि बिना एक भी राजा को मारे और सारे रजवाड़ों को समाप्त कर दिया। इससे बड़ी जो है ना कोई परिभाषा अहिंसा की दी नहीं जा सकती है। कृष्ण कुमार सिंह जी ने सबसे पहला भावनगर रियासत भावनगर का दिया, जिन्होंने सीमा चिन्ह रूप काम किया, इतिहास लिखा गया उस पे। कश्मीर के बारे में बोला जा सकता है, जूनागढ़ के बारे में बोल सकते हैं, हैदराबाद के बारे में सब जानते हैं। और भी ऐसी कुछ चीजें थी जिनको लोगों को जानना चाहिए कि सरदार क्या थे। जोधपुर के महाराज का आप देख लीजिए। जोधपुर के महाराज जो है ना, जब वो, चूंकि वो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के करीब पूरा वो संघ था, पूरा आपका राजस्थान का भाग, लेकिन वो खतरा था। तो बहुत से वहां पर जो एक रियासत होती थी उसके तमाम और नीचे तमाम सामंती होते थे, जो राजा होते थे, छोटे छोटे राजा होते थे, वो रियासतदार नहीं होते थे। हमारे उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत में ऐसे बहुत से लोग हैं, राजा मांडा है, वो रियासत नहीं थी। और आपका जो है ना तमाम ऐसे हैं जो रियासत नहीं थी। तो ऐसे बहुत जो राजे रजवाड़े थे, वो जो एक उस संघ के अंदर में थे, वो सब सामंतियों के साथ वो बैठे हुए थे। और वो सरदार पटेल साहब जाते हैं, ये अनछुआ पहलू है। और वो सारे सामंतियों के साथ सरदार पटेल पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, जोधपुर नरेश की नहीं वैसा नहीं होगा। और आप और वो इवन कि वो अपना पिस्टल निकाल कर मेज में रख लेते हैं। जोधपुर का राजा, हाँ, वो पिस्टल निकाल के रख लेते हैं कि नहीं भाई, एक प्रेशर बनाने के लिए। सोचिए, एक फिल्म एक 73 साल का बूढ़ा उस व्यक्ति के सामने, उस नवयुवक के सामने, पर सरदार होते हैं। उन्होंने पलक झपकते बिजली की स्पीड से, उन्होंने जब उनका समझ लिया इनकी मानसिकता क्या है, पलक झपकते उन्होंने पिस्टल उठाया, न केवल उठाया, अनलॉक किया और कमर पे लगा दिया और बोले, महाराज इस पर विलय पत्र पर साइन कर दीजिए, नहीं 2 सरदारों में आज एक नहीं रहेगा। और बाद में वही महाराज हनुमंत सिंह, उनके पास जहाज भी थे, हवाई जहाज उनका, खुद भी वो पायलट भी थे। फिर रियासतों के एकीकरण में वो बहुत अच्छे मित्र भी बने, और हर जगह सरदार के साथ जो है वो ले जाते थे, रियासतों के मामले में बड़ा सहयोग किए। वो तो सरदार पटेल क्या थे, वो राष्ट्र के प्रति अगर कोई बात आती थी, वो उन्होंने एक जगह ये भी कहा कि अपमान सहना एक कला है, ये आना चाहिए, सरदार साहब ने कहा। एक घटना आप देखेंगे, शायद आप सरदार फिल्म में भी देखेंगे, जो उनके सचिव अचम पटेल जी ने बनाई थी, कि एक दंगा था, तो वहां पर गए तो एक जो व्यक्ति होता है वो उनके सर पर थूक देता है। ये बड़ी दिलचस्प घटना है। सरदार साहब के सामने वो उस हिंसा में वो उनके मत्थे में थूक देता है, और सरदार साहब अपने जो कंधे में डाला हुआ अंगोछा उठाते हैं और उसको पोंछते हैं, और बड़े सहज भाव से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, किसी ने तो अपना गुस्सा थूका। ऐसे राष्ट्र बनता है,
आज एक एसआई है, एक सिपाही है, सिपाही के साथ आप ऐसा करके देख लीजिए। वो तो गृह मंत्री था। वो क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, ये बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, इकोनॉमी में खुद की सेना भी थी, निजाम, वो नहीं टिक पाए उनके सामने। वो एक बात साधारण है। सा बालक अगर मुंह पर थूकता है, हम्म, लेकिन वो सरदार थे, वो जानते थे कि आपसी एकीकरण कितना आवश्यक है। तो वो पूरा, जितना आप पढ़ेंगे उनको, बिल्कुल डूबते जाएंगे। मैं तो ऐसा भी फील करता हूँ। सरदार को पढ़ना चाहिए, सबको सरदार को पढ़ना चाहिए। भारत को समझने के लिए सरदार को पढ़ना चाहिए। सरदार को पढ़े बिना कई लोग उनको अलग तरीके से देखते हैं, बोलते हैं कि सरदार ने सबके लिए किया है। तो हमारे समाज की एक विडंबना है, खराब बात है, ऐसा मैं भी बोल सकता हूँ कि आरक्षण आज़ादी से पहले से एक आरक्षित ज्ञाति को पिछड़ा वर्ग बोला जा सकता है, अभी तक आगे नहीं आ पाया है। सरदार पटेल ने भी उनके लिए किया है, ऐसा मैंने थोड़ा कुछ पढ़ा है। लेकिन सरदार को पूछने वाले वो लोग पिछड़े लोग नहीं है। वो लोग सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को पूछते हैं कि हमारे लिए इन्होंने किया है, हमारे लिए इन्होंने किया है। लेकिन सरदार ने उनसे ज्यादा किया है, ऐसा मैंने कुछ बता। आपको, आपसे मुझे जानना है कि सही बात क्या है। आरक्षण का विरोध सरदार क्यों करेंगे? नगर पालिका में वुमेन रिजर्वेशन की बात उन्होंने की है जब वो नगर पालिका अहमदाबाद में थे, और न केवल कहा, उसको लागू करवाया है। आज उसका परिणाम है कि अहमदाबाद नगर पालिका में बहुत सारी जो है ना वहाँ पर अध्यक्षा हुई हैं महिलाओं की भागीदारी के मामले में। लेकिन एक आरक्षण चूंकि एक ऐसा अनिवार्यता है, लेकिन क्या आरक्षण से संपूर्ण उन्नति हो सकती है? आप ऐसा देखते हैं, आर्थिक उन्नति हो गई, आर्थिक उन्नति हो गई, क्या सामाजिक उन्नति हो गई? नहीं हुई अभी तक। अस्पृश्यता भी नहीं हटी है। आज भी घोड़ी चढ़ने में हमारे यहाँ पर, इधर का मुझे नहीं पता, वहाँ कत्ल कर दिया जाता है, इधर हो रहा है। तो आप बताइए, तो सामाजिक उन्नति के लिए आरक्षण एक आवश्यकता है, लेकिन ये सही मायने में लागू हो तो आपकी आनुपातिक भागीदारी हो, और आरक्षण आर्थिक उन्नति दे सकता है, लेकिन सामाजिक क्या समता स्थापित करने में सहायक है? क्या शैक्षिक क्षमता में वो है? और कई बार आरक्षण के दुष्परिणाम भी है। जब आप एक ही चीज पर सर्वांगीण पूरा सब कुछ उसी पर डाल देते हैं, तो हम उसी के भरोसे रह जाते हैं कई बार, और उसका नुकसान हो रहा है। इस समय आप देखिए, जो कैटेगरी में नीट में पहले क्या था, जनरल कैटेगरी में भी लोग जाते थे और रिजर्वेशन में भी जाते थे तो फायदा मिलता था। जो सक्षम होते थे वो जनरल कैटेगरी में जाते थे। अब क्या है, आपको कैटेगरी में ही रख दिया गया, तो आपको कम कर दिया गया। ऐसा नुकसान हुआ है इसका। आरक्षण की बात सदियों से चल रही है, अस्पृश्यता की बात हुई, अभी तक भी चल रही है। उसके जरूरी लिए है, कोई खास नहीं काम कर रहा है कि अस्पृश्यता हटनी चाहिए। सरदार पटेल ने इसके बारे में अपने जीवन काल में जो किया है वो मुझे आपसे जानना है। सरदार पटेल ने वो, आप समझिए, देखिए, जो जितनी भी, जब सरदार पटेल प्रैक्टिस करते थे अहमदाबाद में, बैरिस्टर थे, एक चार टेम्पल थे लंदन में, चारों टेम्पल के वो टॉपर थे, पहले और आखिरी भारतीय थे वो जिन्होंने चारों टेम्पल को टॉप किया बैरिस्ट्री में। 50 पाउंड का नगद पुरस्कार उनको मिला हुआ था, एक ही विषय में, यानी विधि के डॉक्टर, मानद जो उपाधि है पीएचडी की, 5 विश्वविद्यालय ने सरदार पटेल को भारत में दिया। एक ही विषय पर विधि के डॉक्टर के रूप में 5 विश्वविद्यालयों ने मानद दिया। ये भी अपने आप में कीर्तिमान है, विश्व का कीर्तिमान है। एक ही विषय पर 5 पीएचडी जो उपाधियां दी 5 विश्वविद्यालय, और सभी स्थापित विश्वविद्यालयों ने, आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आपका उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, आपका जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, आपका बनारस विश्वविद्यालय। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सरदार को जरा समझने का, अगर हम क्रमशः प्रयास करें तो समझ बात आती है। तो जब सरदार पटेल यहाँ बैरिस्टर के रूप में प्रैक्टिस करने अहमदाबाद में, उसके पहले वो डिस्ट्रिक्ट लीडर के रूप में बहुत ख्यात लब्ध थे बोरसद में और गोधरा में। आप देखिए कि वो उस समय 40,000 का महीना, 40,000 रुपए प्रति माह की प्रैक्टिस थी उस समय उनकी, ये एविडेंस है। और सोचिए, और 1919 में भारत में 1 रुपया जारी हुआ, जो ब्रिटेन के द्वारा जारी किया गया। ये बात आपको 2013 की 1913 की बात कर रहा हूँ। 40,000 प्रति माह का जो व्यक्ति रुपया कमा रहा हो, तो उसकी क्या हैसियत होगी? 100% अंग्रेज लिखते थे। कई राइटरों ने लिखा कि वो 100% अंग्रेज लिखते थे। वो सारे उनके 100 फैल ठहर, और वो सारा को 200 कॉलर थे उनके,
उस समय वो जैसे अभी होता है एप्रिको वो होता है वो कोर्ट। उनका जो फर्नीचर था, जो भद्र में उनका रखा हुआ था दफ्तर में, वहाँ बड़े व्यवसायियों ने इसको अपना सूचनाबद्ध किया है कि ऐसा फर्नीचर जैसा बैरिस्टर विट्ठल भाई का है हमने कहीं देखा नहीं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर में नहीं देखा। इस क्लास का जीवन जीने वाला व्यक्ति वो। तो जब उनको जाहिर सी बात है, लोग सत्ता शक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो बहुत से लोग पत्रिका, शादी की पत्रिका लेके पहुंचते थे। तो एक भी शादी का उदाहरण आप नहीं दे सकते हैं जहां पर दहेज, दान दहेज की बात रही हो, सरदार साहब उस शादी में गए हों। और उल्टा बोलते थे बहुत सख्त लहजे में कि साढ़ के कितने दाम मिले, इतना सख्त दहेज का विरोध किया। और स्वयं अपने बेटे की शादी जब उन्होंने की तो बिना दान दहेज और भोज के की, सादाई से, बिल्कुल सादगी से। तो सरदार साहब की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं था, ठीक है। और उन्होंने उसी समय जब खेड़ा का आंदोलन हुआ तो उस पर उन्होंने सामाजिक चिंतन पर आप देखिए, उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता एक वहम है। जब कुत्ते और बिल्ली को छूकर नहीं नहाना पड़ता तो अपने समान मनुष्य को छूकर हम अपवित्र कैसे हुए। और इसका देखिए ये वो बीज वहां पर था। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात आई तो अस्पृश्यता को संविधान में सरदार पटेल ने ही रखकर, तीसरे अधिवेशन में रखकर उसको समाप्त करवाया कि अस्पृश्यता से समाप्त की जाती है पूरी तरह। लेकिन बोला तो ये जाता है कि संविधान तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। नहीं, ऐसा एक संविधान सभा थी और संविधान निर्माताओं इसमें एक एकल रूप से अगर ऐसे कहेंगे तो ये इस तथ्य पर लोग बोल देते हैं कि चूंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, तो अगर ऐसे कहा जाए तो फिर मौलिक अधिकार कमेटी के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और तो संविधान की आत्मा तो मौलिक अधिकार ही है ना, 7 पहलू है। तो ये एक्चुअल में बांटने का एक उपक्रम है। ये चंद्र लोग अपने निजी फायदे के लिए महापुरुषों की राजनीति करते हैं। राष्ट्र के निर्माण में हर व्यक्ति का योगदान है, भले वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर रहा हो या ना रहा हो। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत बड़ी संख्या थी लोगों की, बहुत विद्वान लोग थे। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये कि कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट आदमी को मंगानी चाहिए और जरूर पढ़ना चाहिए कि आखिर भाई कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट तो ये हिस्ट्री है, बहुत कुछ ऐसा तो है नहीं, काल्पनिक तो कुछ है नहीं इसमें कि किसने किस अधिवेशन में क्या प्रस्ताव रखा। तो आपको तब और कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट ही यदि आ जाए, अगर हम उसको पढ़ ले तो सरदार का प्रकटीकरण वहां से शुरू हो जाता है। ICS उस समय होते थे और उसको भारतीय प्रशासनिक सेवा में ये दूरदर्शिता नहीं थी, तो क्या था, ज्ञान नहीं तो क्या था कि भारत को अब जब सत्ता हस्तांतरण के मामले आएंगे और कैसे संभाले। और आज सरदार साहब का वही, तब राज्य कहते थे कि ये तो भारतीय प्रशासनिक सेवा हमारे राज्य के उसमें होना चाहिए। सरदार ने कहा नहीं, ये राज्य का विषय हो भी नहीं सकता। सोचो अगर वो भूल सरदार साहब से हुई होती तो आज क्या होता। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर सब IAS राज्यों की होते तो वो प्रेशर में भी रहते सरकारों के, उनका पारिवारिक तमाम सारे ऐसे मामले। तो आज जो बच जाता है हमारा जो है प्रांत बच जाता है या राष्ट्र बच जाता है, खास करके प्रांत, तो उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवकों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो 30% से ज्यादा राज्य के हो ही नहीं सकते। ये नियम सरदार पटेल लाए थे। सरदार साहब का था पूरा। ऐसे तो बहुत सारे पहलू होंगे जो सरदार पटेल के बारे में लोग नहीं जानते। ये सारे जानने आपने अपने इतिहास पुस्तकें सब लिखी है। आपने कौन कौन से पुस्तकें लिखी, वो नाम आप बताइए। 26 पुस्तकों का नाम तो नहीं, पर सरदार साहब पर पहली मेरी कृति थी सरदार पटेल चरितमानस महाकाव्य था। फिर दूसरा सरदार पटेल गौरव गाथा, वो इस तरह का था जैसे लोग मतलब उसमें दोहे हैं, कुंडलियां हैं, पूरा उनके पूरे गौरवपूर्ण क्षण है उसमें। फिर इसके बाद सरदार पटेल साहब पर प्रश्नमाला एक हम पुस्तक लेके आए कि जिसमें क्या था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें। फिर इसके बाद सरदार पटेल पद चिन्ह एक पुस्तक आई जो सरदार पटेल साहब के वार्षिक घटनाक्रम यानी 1875 से 1950 तक हर साल उनका कौन कौन प्रमुख कार्य थे उसका फिर वर्णन आया। फिर भी मन नहीं भरा, अभी लगा कुछ छूट रहा है, तो फिर राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल बड़ी मोटी पुस्तक लाए जिसमें पूरा जन्म से और उनका पूरा परिनिर्वाण तक के सारे प्रमुख उसको देने का प्रयास किया। अभी फिर क्या हुआ कि अभी भी लग रहा था अभी जैसे सरदार साहब की पूरी बात नहीं आ रही, तो सरदार पटेल साहब पर कथा सागर
आल छंद है। और आल छंद के बारे में इधर कितना लोग जानते हैं मुझे नहीं पता। एक छंद विधान है, 16-15 का मात्रिक छंद होता है। और आदिकाल में हिंदी साहित्य को अगर हम बांटे तो 4 भागों में बांटते हैं। तो एक तो आदिकाल हो गया, जिसको वीर गाथा काल कहते हैं, फिर भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल। ये 4 भागों में इसको विभाजित करते हैं। तो आदिकाल में रासो लिखे गए थे, जिसमें जगनिक का परमाल रासो और हटियमीर और ये खुमार रासो। रासो का मतलब वही आल छंद, 16-15 का मात्रिक छंद। तो मुझे लगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मेरे मन में आया कि भक्ति काल में कोई रासो नहीं लिखा गया। अच्छा, जो आदिकाल में भी लिखा गया उसका कोई लिखित विवरण साक्ष्य नहीं है, वो गुरु शिष्य की परंपरा में है चीजें। यस, कन्वर्जेशन लिखा गया है। फिर आधुनिक काल में भी कोई ऐसा महाकाव्य नहीं लिखा गया। तो मेरे मन में था कि सरदार प्रताप पर लिखा जा सकता है, इसलिए क्योंकि वही एक ऐसे पात्र हैं जो जिस चीज को कंधे पर उठाया, जिस भार को, उसको मंजिल तक पहुंचाया। तो एक ऐसा चरित्र था, उन पर कभी टूटे नहीं, कमजोर नहीं हुए, उनकी इच्छा शक्ति, चाहे जिस भी निर्णय लेने के मामले में। फिर मैंने शुरू किया, सरदार साहब की कृपा रही कि मैं वो लिख पाया। और वो एक मेरी अद्भुत कृति, अगर मुझे अपनी सारी कृतियों में किसी एक को सर्वाधिक मार्क्स देने के लिए कहे जाए तो मैं खुद उसको पढ़ता हूँ। जब भी कभी मुझे लगा तो सरदार साहब पढ़ना, तो मैं सरदार पटेल कथा सागर पढ़ता हूँ महाकाव्य में। हाँ, और ये जो है, ये सब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में उपलब्ध है, पुस्तकें उपलब्ध है, मंगाते हैं लोग, पढ़ते हैं। और ये मतलब गायन प्रधान है और वीर रस में इसका गायन किया जाता है। हमारी जिससे जुस्सा बढ़े, गुस्सा नहीं, जुस्सा, हाँ, जोश, उत्साह, हाँ, उत्साह, हमारे गुजराती में उसको जुस्सा बोलते हैं। जी, उत्साह, जी। सरदार पटेल के बारे में बोलते हैं, हमारे गुजरात में पाटीदार आंदोलन हुआ, बाद में बहुत सारे युवा राजनीति में आए। आंदोलन शुरू करने वाला बंदा भी अभी राजनीति में अभी धारासभ्य बन गया है, MLA बन गया है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बातें सब करते हैं, लेकिन सरदार के बारे में जान के उससे जैसा बनना नहीं चाहते कोई। हमारे यहाँ एक अभी सीजन चल रहा है, बोलते हैं समाज को ये दिया, समाज को ये दान दिया, समाज को वो दान दिया, लेकिन उसके बदले में कुछ तो लेते हैं। सरदार के बारे में जानना है, इन लोगों को बताना है कि देने की बात करते हो, लेकिन क्या लिया है वो किसी को नहीं सरदार का बताया। काम करने वालों को एक मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सूचना देना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि सरदार का काम वही करे जिसके भाव में निष्काम हो, निष्काम भाव से। और सरदार का काम करने वाले को वो जो चाहता है, अगर किसी उद्देश्य के लिए सरदार की का प्रयोग करता है तो कृपया इससे हट जाए वो। क्योंकि हमारी तरफ कहते हैं ना कि मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला। सरदार को मानना उतना आवश्यक नहीं है जितना सरदार को जानना आवश्यक है। और उन सभी से आप पूछना शुरू करिए कि आप सरदार को मानते हैं, सरदार के नाम पर आपने ये बना दिया, सरदार के नाम पर आपने वो बना दिया। सरदार को जानते कितना है? तो अभी वो चिराग भाई ने एक क्वेश्चन बनाया मेरे प्रश्नावली से। वो अभी जैसे सरदार की कोई बात करता है तो 10 प्रश्न पूछते हैं शुरुआत में। आप नाड़ियाद गए? हाँ, गया हूँ मैं। नहीं, वो पूछते हैं, हाँ, वो पूछते हैं आप नाड़ियाद गए, तो उसके नंबर मिल गए। ओके, ठीक है ना। आप सरदार साहब पर आप वहां पर क्या क्या जानते हैं, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन बना रखा है। तो वो पूछते, तो लोग 10 नंबर नहीं पाते। सरदार के बारे में जो कुछ नहीं जानते वो सरदार का धंधा कर रहे हैं। और सरदार मानने की चीज नहीं है, सरदार जानने की चीज है। क्योंकि सरदार का मतलब एक कंप्लीट फिलॉसफी है। राष्ट्र का उत्थान है, किसानों का उत्थान है, युवाओं का उत्थान है, महिलाओं का उत्थान है। महिलाओं को पर्दा से किसने हटाया? बारडोली में आप देखिए सरदार साहब, उनके आह्वान में महिला मुखर होकर आई और पर्दा, और उन्होंने कहा कि आधी शक्ति घर पर बैठी, आधी ताकत से आप क्या करोगे? वो 50% सहभागी बनाना चाहते थे। लेकिन बस ये है ना, समय होता है, कुछ काम जहां से उन्होंने छोड़ा
जहां से छोड़ा राष्ट्र का काम आज भी वहीं पर छूटा हुआ है। वहां से एक जितने भी सरदार प्रेमी हैं, सरदार को मानने वाले हैं, उनके विचारों को नवयुवकों तक पहुंचाना चाहिए। एक हताशा देख रहा हूँ पूरे देश में, नवयुवकों में हताशा देख रहा हूँ। लोग सुसाइड करने का सोचते हैं। सरदार साहब के पास इतने पैसे नहीं थे कि लंदन जाकर बैरिस्ट्री कर सकते, लेकिन इच्छा शक्ति कैसे होती है, प्रबल इच्छा शक्ति। 13 मील वहां पर भी वो पैदल चलते थे मिडिल टेम्पल के लिए प्रतिदिन, और बाद में वो क्रम पूरा जारी रखा और मतलब लास्ट तक वो पैदल घूमते रहे। प्रकृति प्रेम था उनका। सरदार का जीवन, सरदार का जो दर्शन है, वही सही मायने में भारत का दर्शन होना चाहिए। सरदार के बारे में बहुत पुस्तकें लिखी गई। आपने 278 का डिजिट आपने बोला, फिर भी सरदार की सोच लोगों तक पहुंच नहीं रही है। क्या करना चाहिए? ये सरकार भी अभी बात कर रही है सरदार पटेल की, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू भी उन्होंने बनाया, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं मिल पाया कि सरदार का फिलोसॉफी लोगों तक पहुंच पाए। इसके लिए क्या होना चाहिए? हमारा देश गरीब क्यों होता जा रहा है, इस पर कभी आप ध्यान दीजिए। तो सरदार पटेल ने अपने विचार में कहा था कि मैं चाहता हूं भारत सबसे अच्छा उत्पादक देश बने। हम क्या कर रहे हैं? उल्टा उसका जस्ट अपोजिट, हम सबसे अच्छे उपभोक्ता हैं। यस, हम लोगों से ज्यादा लेते हैं, हम उपभोक्ता हैं। अभी दिन भर के आपके खर्चे हैं, अब ऐसा देखो कितना उपभोग करते हो, उत्पादन क्या है आपका? तो गरीब आप नहीं होंगे तो कौन होगा? अमेरिका गरीब होगा। सरदार पटेल चाहते थे कि भारत सबसे अच्छा उत्पादक देश बने, लाइक चाइना। विविध क्षेत्रों में वो कहते थे हमें कपड़ा, अनाज, कोई चीज नहीं मंगानी पड़े, स्वदेशी की बात करते थे वो। और देखिए मजे की बात, देखिए जब डकोटा विमान से वो अंतिम उसमें जाते हैं 12 दिसंबर को दिल्ली से बंबई अपने इलाज के लिए, तो बीच में डॉक्टरों का एक टीम का एक सुझाव आता है कि साहब आपको स्विट्जरलैंड ले चलें इलाज के लिए। उन्होंने सख्ती से मना किया उसको। और ये मणिबेन ने अपनी डायरी पे लिखा, उनकी डायरी प्रकाशित नहीं हो पाई। आज भी सूचना के आधार पर नवजीवन ट्रस्ट पर रखी हुई है, प्रकाशित होनी चाहिए, क्योंकि सरदार को जानने के लिए मणिबेन को जानना भी बहुत जरूरी है। सरदार के सरदारत्व में मणिबेन का बहुत बड़ा योगदान है। कहानियों में हमने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी, पूरे विश्व पटल में मणिबेन जैसी बेटी दूसरी नहीं है। पूरा जीवन उसने राष्ट्र और पिता की सेवा के लिए त्याग दिया। बेटे करे तो वो एक लॉजिक समझ में आता है कि वो उत्तराधिकारी होते हैं, माता पिता की प्रॉपर्टी उन्हें मिलनी होती। एक बेटी का क्या, उसको तो और स्नातिका थी वो उस समय। और सरदार साहब ने एक जगह कहा कि मुझे याद नहीं है कि मणि ने कभी कोई किनारीदार साड़ी पहनी हो। एक बॉर्डर होती थी, पिता की धोती फट जाती थी तो पिता के कुर्ते से उसका ऊपर का अपर बनाती थी वो फुल, और 2 धोतियां मिलाकर अपनी धोती बनाती थी। और इतना वो सूत काटती थी कि जिससे अपने पिता के लिए, और उन्हीं के काटे हुए सूत से बने चद्दर को उनके ऊपर डाला गया जब वो सरदार साहब इस दुनिया को छोड़कर गए। सोचिए 216 रुपया उनके निजी उनकी पूंजी थी, 216 रुपया। आप सोच सकते हैं, यहाँ 5 वर्ष के लिए कोई विधायक बन जाता है, 5 वर्ष के लिए सांसद बन जाता है, तो कितने गुना उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। सरपंच बंगला गाड़ी ले लेता है बिना कमाई के। सही है। तो आप सोचिए, विचार करिए कि होम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री, सूचना प्रसारण मंत्रालय, और इतने अभी जब उन्होंने अपना 75वां जन्मदिन मनाया, अहमदाबाद के एक उद्योगपति ने उन्हें 15 लाख 1 रुपया का चेक भेंट किया था 75वें जन्मदिन, उसको भी राष्ट्र के नाम दे दी। क्या बात है। कितने महाराजाओं ने हीरे जवाहरात तमाम ताज तक इतना कुछ उनको उपहार दिया। और सब, आप कभी शाहीबाग में जाइए, बहुत कुछ संरक्षित है आज भी। सब उनके अभिनंदन ग्रंथ कितने लिखे गए, किसी चीज का भान नहीं था, साधारण सा जीवन था। आप उनके बर्तन देख लीजिए प्रयोग में, एक बेटी का एक टिफिन बॉक्स है, एक पिता का है, साधारण सी चप्पल, एक धोती हो। तो सरदार बनने के लिए पहले आपको त्याग की भावना होनी चाहिए, और उसमें निजता का त्याग हो जाना चाहिए। सरदार चाहते तो उनकी बेटी तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी थी, वो क्या नहीं बना सकते थे। सरदार साहब कांग्रेस के सबसे सर्वशक्तिमान नेता थे,
पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनका पूरा कमान था, आजीवन कोषाध्यक्ष रहे। वो बेटी को जो चाहते बनाते, Yes, बेटे को जो चाहते नेहरू बनाते। का खानदान अभी राजनीति में है, तमाम लोग, गोल्डन स्पून लेके आए तमाम हुए। तमाम लोग, उसकी परंपरा है। वो चाहते तो कुछ भी बनाते, लेकिन जानते हो जब वो दिल्ली में थे तो सख्त बेटे तक को मिलने की इजाजत नहीं थी। और बेटे ने एक व्यवसाय शुरू किया बम्बई में, सरदार साहब को भनक लग गई तो वहां उन्होंने एक मिनिस्टर को लिख के भेजा कि इसकी जांच करिए और देखिए कहीं मेरे नाम का उपयोग तो नहीं हुआ। हाँ, जांच करवाई अपने क्या बेटे बात की। है। इसका एविडेंस है, मेरी बुक में उसका है, पत्र लिखा उन्होंने। अभी गुजरात में तो सीजन चल रही है, नेता मंत्री एमएलए के बेटे तो ऐसे लोगों को सरदार की बात नहीं करनी चाहिए। उन लोगों के लिए सरदार उनको दंड देंगे अगर उनकी आत्मा कहीं होगी, क्योंकि हम तो आशावादी है ना, हम तो एक किसान और जो है ना प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। तो अगर सरदार की आत्मा उन्हें दंड देगी, आप देखिएगा इस बात को, जो सरदार का नाम लेकर उनके विचारों के विपरीत कार्य कर रहे हैं, वो सरदार का नाम लेकर आप राष्ट्र को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने की बात नहीं कर सकते। सरदार का नाम लेकर आप किसानों और मजदूरों के हक और अधिकारों और उनकी जमीनों पर आप जबरदस्ती ज्यादती नहीं थोप सकते हैं। आपने इतनी सारी बातें बताई, उससे मुझे तो लगता है कि राष्ट्रपिता तो उनको भी बनाना चाहिए था। एक्चुअल में राष्ट्र का पिता कैसे, मतलब वो एक बड़े अव्यवहारिक सी बात लगती है। अगर कुछ कहना है तो राष्ट्र पितामह कहिए उन्हें। राष्ट्रपिता तो कहा जा चुका, किसने कहा वैसे राष्ट्रपिता? महात्मा गांधी को सब बोलते हैं। नहीं, किसने कहा वैसे, उपाधि किसने दी? शायद रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। नहीं, जहां तक मैं जानता हूँ, आप इसको गूगल करिएगा कि उन्होंने तो महात्मा कहा था। मुझे करना पड़ेगा। गूगल तो बता रहा है नो, रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं बताया है, सुभाष चंद्र बोस ने बताया है, ऐसा बता तो रहा है। एक चीज और सर्च करिए, सुभाष चंद्र बोस साहब कब उनका परिनिर्वाण हुआ? वो तो आजादी से पहले चले गए, वो तो मुझे पता है। गूगल तो फिर आप समझिए, सब चीजें समझिए आप। इस एक ऐसा नरेशन क्रिएट किया जाए, युग्म में चीजें चल रही हैं। अभी आप कहा गया, एक समय था कि अभी सरदार नहीं तो फिर कौन है, इंदिरा नहीं तो कौन। विज्ञान का एक नियम होता है कि वैक्यूम जो निर्वात होता है ना, कहीं नहीं रहता है। कोई उसकी जब कोई हटेगा तो उसकी कोई नेचुरल उसका ले लेगा, खाली पर नहीं रहता है कहीं। अभी युग्म में चल रहा है चीजें। आपने उनकी बात नहीं मानी तो आप राष्ट्रद्रोही। हाँ, वो सीजन अभी चल रहा है भैया। आपसे एक बड़े पत्रकार पे राष्ट्रद्रोह का गुना दाखिल। हाँ, वही तो युग्म में, अगर मैं युग्म में प्रश्न उन लोगों से पूछूं कि अच्छा आप बताइए कि आप जन्मजात पागल थे या अभी हो गए हैं, तो इसका क्या जवाब होगा? हाँ भी नहीं बोल सकूंगा, ना भी नहीं बोल सकूंगा। तो युग्म से नहीं हम राष्ट्र को चला सकते। राष्ट्र की बुनियादी आवश्यकता है कि वहाँ का जो किसान है, वो जो वहाँ का मजदूर है, वहाँ का जो नवयुवक है, वहाँ की जो महिला है, इस हर हाथों में प्रगति का हथियार चाहिए, प्रगति का। और उनको वो पूरे अवसर की समानता, जो संविधान से देश चलेगा और संविधान से ही देश चलना चाहिए। और सबकी आस्था अपनी है, सबकी अपनी सोच है, सबका जिसमें सुख जिसमें मिलता है वो ठीक है, लेकिन जब बात राष्ट्र की आती है तो बात देश संविधान से चलेगा और संविधान से ही चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ समता की बात है, वहाँ समानता की बात है, वहाँ भाईचारे की बात है, वहाँ प्रेम की बात है, वहाँ निर्माण की बात, तो राष्ट्र की बात होनी चाहिए। युग्मों में ऐसे अभी कैसे, कब तक, आखिर कब तक? कोई इसकी सीमा है। और अमृत तो है नहीं किसी को, एक दिन तो जाना है सभी को। सरदार ये जानते थे किसके लिए क्या। हमारे यहाँ कबीर साहब कहते हैं, उनका क्या दर्शन है। आज कबीर को कौन पढ़ना चाहता है? सिर्फ अच्छी बातें उनकी 2-5 सुनाई देती है, बाकी कोई पढ़ने नहीं। अपनाना पड़ेगा तो पड़ेगा सब। और भारत को विकसित यदि बनाना है तो सरदार की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना होगा। सरदार जैसा जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, हम सरदार ने हमें क्या दिया। सरदार ने, अभी आपने पूछा कि लोग कहते हैं कि उन्होंने क्या दिया। अरे आपने राष्ट्र के लिए क्या दिया? आपने क्या किया राष्ट्र के लिए? सरदार ने क्या दिया, इसलिए तो बहुत बड़ा विषय है, इस पर तो बहुत लंबी डिबेट चाहिए। आपने क्या किया सरदार के लिए? कुछ नहीं कर पाए। आप नौकरी में हो, चलिए बाबा साहब ने आपको आरक्षण दिया, आप नौकरी में, आपने क्या किया बाबा साहब के लिए? आपने कितने बच्चों को पढ़ाया? उनके नाम पे राजनीति किया कुछ नहीं। महापुरुषों को जाति का बनाकर, महापुरुषों को धर्म का बनाकर एक हाशिए पे लाकर रख दिया, तो उनके कद को घटाया आपने कि बढ़ाया?
फोटो में सीमित कर दिया और 2 हार चढ़ा दिए, लेकिन उसको जिया नहीं किसी ने। तो राष्ट्र के लिए सरदार आवश्यक है, अपरिहार्य है। बिना सरदार के रास्ते राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना को हमें भुला देना चाहिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, सरदार चलेंगे, सरदार बढ़ेंगे तो राष्ट्र बढ़ेगा। आज हताशा, निराशा, कुंठा, दहेज प्रथा, जाने कितना, सरदार को पढ़िए, आप देखिए, त्याग की भावना आती है, निर्माण की भावना आती है, सृजन के भाव आते हैं। तो हमें, हमारी पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं? सकारात्मक विचार दीजिए, सृजन के विचार दीजिए, निर्माण के लिए उनको जो है ना तपने दीजिए। और हथकड़ी को ही अब आभूषण मान लेंगे तो कौन काटेगा उसको? कोई नहीं काटने आएगा। और हमने वर्तमान परिस्थिति में हथकड़ी को ही आभूषण मान लिया। आपने बहुत अच्छी, आपकी बातें बहुत अच्छी, आपकी प्रेरणात्मक जो रिसर्च अभी तक का हुआ, और सरदार के बारे में, सरदार को सरदार को कैसे जानना है वो तरीका आपने दिखाया। आप हमारे साथ, आपका अमूल्य टाइम लेके आए और हमारे साथ वार्तालाप किया, ये पॉडकास्ट में मेहमान बने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों भी से मैं विनती करूंगा, डॉक्टर साहब की जो भी किताबें हैं उनसे आप पढ़ने का अवश्य प्रयास करें। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सब में अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डालने वाला हूँ कि कहाँ से सरदार पटेल को जानने के लिए पुस्तकें आप खरीद सकते हैं। और एक बात फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सरदार साहब को जानना जरूरी है, उसको मानना जरूरी है, नहीं सिर्फ उसको फोटो लगाना या फिर प्रोफाइल पिक्चर पे सरदार साहब का मैं भक्त हूँ ऐसा बता के सबके सामने अच्छा होने की जरूरत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए थैंक यू। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, बात क्षमा के साथ, गुजरात की बड़ी भूमिका रही है, चाहे देश की आजादी में रही और जब अब भूमिका अच्छाई में भी रही है और बुराई में भी रही है। मैं जरूर चाहूंगा कि सरदार प्रेमी जो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, चिराग भाई पटेल है और तमाम उनकी टीम है जो सरदार, ऐसे लोगों से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया आप लोग निकलिए और ऐसे जो सभी सरदार प्रेमी हैं, ऐसे में सरदार को जन जन तक पहुंचाने में गुजरात की पुनः एक बार भूमिका बड़ी हो सकती है। अब ये देखना होगा कि ये लोग कितना कर पाते हैं। तो जो उनके मानने वाले हैं, सरदार को जनवाने के लिए काम करना शुरू करें। और खास करके जैसे आपकी जो भाषा है तो हिंदी ज्यादा बोली जाती है, फिर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो जाए, तीसरे में आप गुजराती रखिए। अभी क्या है, गुजरात का किया हुआ सारा काम गुजरात तक ही सीमित हो जाता है। तो ऐसे में अभी जो सरदार सम्मान यात्रा निकल रही है, मैं उत्तर प्रदेश के सभी साथियों को और आपके चैनल सभी को जोड़ना चाहूंगा। वो अभी आपके निकाल रहे हैं, वो यहाँ से बारडोली से गोपाल भाई चमाड़ी निकाल रहे हैं, उस यात्रा से भी जुड़ने की जरूरत है। कम से कम सरदार के बारे में दो अच्छी बातें सुनने और समझने को मौका मिलेगी। पूरे देश से सरदार प्रेमी उसमें आके जुड़ रहे हैं, तो लोगों को जुड़ना चाहिए। और ऐसे सभी सरदार प्रेमियों का, सरदारवादियों का मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा कि वो अगर कहीं सरदार साहब के बारे में कोई चीज जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मैं जितना भी जानता हूं, फिर भी मैं एक बात यही कहूंगा कि सागर को गागर में नहीं भरा जा सकता। आपने अभी सरदार सम्मान यात्रा की बात की, हमारे गुजरात में बहुत बड़े पैमाने में लोग भी जुड़ने वाले हैं, बाहर से भी बहुत लोग आने वाले हैं सरदार को जानने के लिए। अभी सरदार साहब की 150वीं जन्म जयंती का साल चल रहा है, देश में बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आपका भी कोई आयोजन है इसके बारे में? हमारे उत्तर प्रदेश में एक संगठन है जो सरदार के विचारों पर चलता है, सामाजिक संगठन है सरदार सेना। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर आर.एस. पटेल साहब इस समय। उनकी पूरी टीम इसके लिए जो है ना प्रयासरत थी। और पहले ये कार्यक्रम 150वीं जयंती का क्रमशः में जो है ना 10,000 मिशन के जो संयोजक हैं आदरणीय चिराग भाई पटेल, हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने रखा था। हम लोगों ने उनसे मित्रता से लड़ाई की थी, सरदार तो आपके हैं, 150वीं जयंती हमें मनाने का मौका दो। तो 150वीं जयंती सरदार साहब की बड़े सरदार प्रेमियों पूरे प्रदेश से और देश के अन्य भागों से जुड़कर हम लोग गुजरात में, बनारस में करने जा रहे हैं 150वीं जयंती 31 अक्टूबर को। और 15 दिसंबर को करमसद में हम उनका परिनिर्वाण मनाने जा रहे हैं 15 दिसंबर को। तो ऐसे में मैं सभी आपके इस चैनल के माध्यम से सभी सरदार प्रेमियों को का आह्वान करना चाहता हूं कि वो
15 दिसंबर सरदार परिनिर्वाण में करमसद में जरूर आए, और 31 अक्टूबर जो है 2025 में वो सरदार साहब की 150वीं जयंती के लिए बनारस में मेरी ओर से आमंत्रित हैं, और वो आए और जो है हम लोग मिलकर सरदार साहब के सपनों का भारत का निर्माण के लिए संकल्पना लेंगे, कसम उठाएंगे और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। श्योर, मैं भी प्रयास करूंगा और दर्शकों को भी विनती करूंगा कि आप भी हमारे साथ जरूर से जुड़े और सरदार को जानने का एक और मौका है वो हम अवश्य उठाए। धन्यवाद। Thank जय you so हिंद, जय much. सरदार। जय सरदार।